दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। अगर आपने इस चैप्टर की पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से जाके उन्हें देख सकते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक आएगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब होता क्या है कि अगर इन केस पार्टनर क्या चाहते हैं कि वो रिवाइज करे अपनी वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को इन द पार्टनरशिप फॉर्म, जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होते हैं, और अगर पार्टनर चाहते हैं अपने एसेट्स और लायबिलिटी को रिवाइज करना, उनकी वैल्यूज को रिकॉर्ड करना बुक्स में, तो उस केस में आपको एक स्पेशल अकाउंट बनाना होता है जिस अकाउंट का क्या नाम होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो कौन सी टाइप का अकाउंट है? इट इज अ टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो इसको आपने हमेशा प्रिपेयर करना पड़ेगा क्वेश्चन में पहले, रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें आप वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी में जो भी चेंज आया है उसको रिकॉर्ड करके शो करोगे। ठीक है, तो इसका मैंने यहाँ फॉर्मेट आपके लिए बना दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब आपने ध्यान ये रखना है कि जब भी हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होएगी तो वो कौन सी साइड रिकॉर्ड करनी है आपने? डेबिट साइड। कोई भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो डेबिट साइड पे शो होगी, एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो भी वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगी। मतलब इसका अपोजिट ट्रीटमेंट है, एसेट्स कम हो रहे हैं तो इस साइड आएंगे, एंड लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होती है। सेम यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे एसेट्स कम हो रहे थे तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड, एंड सेम लाइबिलिटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है तो आपका यहाँ पे क्या आंसर आता है? प्रॉफिट। ठीक है, और अगर आपकी ये वाली साइड बड़ी है डेबिट साइड तो आपका क्या हो जाएगा? लॉस। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, बट आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए उससे पहले। तो उसके बाद आता है सेकंड केस, जब पार्टनर ये चाहते हैं कि वो रिवाइज्ड वैल्यू को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ना करें। तो आपने याद रखना है कि अगर पार्टनर बुक्स में रिकॉर्ड नहीं शो करना चाहते, चाहे वो एसेट्स की वैल्यू चेंज हुई हो या हमारा जनरल रिजर्व है उसको भी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, प्रॉफिट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, बुक्स में जब शो नहीं करना चाहते, तो जैसे हम पहले क्वेश्चंस को कर रहे थे वैसे ही हमने करना है। हमने सीखा था ना कि पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं जिससे हमें पता चलता है कि माइनस वाला गेन होता है और प्लस वाला सेक्रीफाइस। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री पास करते थे, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देना है और जनरल एंट्री को पास करना है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि रिवाइज्ड वैल्यूज जो है एसेट्स एंड लायबिलिटी की उसको पार्टनर शो करना चाहते हैं तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं शो करना चाहते तो जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही आपने उसका ट्रीटमेंट करना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और नरेशन लिख देनी है, बीइंग एडजस्टमेंट इज मेड। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये अमाउंट फिर कैसे निकालनी है एसेट्स और लायबिलिटीज की जब वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, बस पहली चीज आपने क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि हमें रिवाइज्ड वैल्यू को शो करना है, रिकॉर्ड को शो करना है बुक्स में या नहीं करना। वो क्वेश्चन में एज इट इज स्पेसिफिक होता है, अपने ध्यान से उसको बस ये पढ़ना है कि रिकॉर्ड को शो करना है या नहीं करना। अगर शो करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, नहीं करना तो आपने जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे खुद से एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा है जिसमें आपको बता रखा है कि मशीन की बुक वैल्यू इतनी थी, रिवाइज्ड होके उसकी वैल्यू इतनी होगी, यानी कि चेंज हुई है उसकी वैल्यू। कंप्यूटर की भी वैल्यू रिवाइज हुई है, सन्ड्री क्रेडिटर्स की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। बस ये 4 इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड आपको बोला है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। तो सबसे पहले आपने देखना है कि मशीनरी हमारा क्या होता है, एसेट्स या लायबिलिटी? एसेट। तो अब देखो इसकी वैल्यू पहले थी 2,50,000, अब हो गई 3 लाख। तो 50,000 से सब दिख रही है ना कि क्या हुई है, इंक्रीज। तो अब यहाँ पे आओ, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो इस साइड रिकॉर्ड करते हैं, बट इंक्रीज होती है तो इस साइड। तो मेरी मशीन की वैल्यू 50,000 से इंक्रीज हुई है ना, तो इसलिए मैं उसको क्रेडिट साइड में लिख दूंगा बाय मशीनरी अकाउंट। ठीक है, और कितनी अमाउंट आएगी अब यहाँ पे? सिर्फ 50,000। जिससे इंक्रीज होती है ना वैल्यू जितनी अमाउंट से, सिर्फ वही अमाउंट हमने यहाँ पे लिखनी होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ वो शो करते हैं कि कितनी हमारी वैल्यू में चेंज आया है। ठीक है, सेकेंड आओ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर भी हमारे क्या होते हैं? एसेट्स।
पहले उसकी वैल्यू थी 2 लाख रुपीज, फिर हो गई 1,75,000, यानी कि वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज। कितनी अमाउंट से डिक्रीज हुई है आप चेक करो डिफरेंस, तो आपको पता चलेगा 25,000 से हमारी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। तो एसेट्स की वैल्यू जब भी डिक्रीज होती है तो वो किस साइड से होती है, डेबिट साइड। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू कंप्यूटर एंड अमाउंट आ जाएगी मेरी 25,000 रुपीज। उसके बाद मुझे थर्ड नंबर पे दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी हमारी क्या हुई है, डिक्रीज। तो लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है, कितनी अमाउंट से डिक्रीज हुआ है, क्रेडिटर आपके 15,000 रुपीज से, है ना। अब लाइबिलिटी डिक्रीज, इंक्रीज तो इस साइड शो होती है, डिक्रीज किस साइड शो होगी, क्रेडिट साइड में। तो यहां लिखूंगा बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट आएगी 15,000 रुपीज। उसके बाद आपको लास्ट में दे रखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हमारी लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी क्या हुई है यहाँ पे, इंक्रीज। तो लाइबिलिटी इंक्रीज आपके किस साइड रिकॉर्ड होती है, डेबिट साइड। तो हम यहाँ लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, तो कितना है ये अमाउंट आपकी, देखो डिफरेंस कितने का है यहाँ पे, आपका 10,000 रुपीज का। तो यहाँ पे 10,000 से आपकी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, अकाउंट का टोटल। तो यहाँ पे मैं टोटल शो कर देता हूं आपको। पहले हम इस साइड का करते हैं, जिस साइड का टोटल बड़ा होएगा वो आपने मेन कॉलम में लिख देना है। तो यहाँ पे टोटल बन रहा है 65,000, यहाँ का टोटल आपका बन रहा है 35,000, है ना। तो टोटल मैक्सिमम 65 था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 65,000। ठीक है, अब जो डिफरेंस आएगा वो मेरा क्या निकलेगा, यहाँ पे छोटा पड़ रहा है तो यहाँ पे मेरा क्या आता है, प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तो कितना प्रॉफिट बनेगा, 65,000 माइनस 25 माइनस 10,000, तो कितना निकलेगा, 30,000 रुपीज। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो ऐसे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना होता है। तो उसके बाद आप अपनी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 12 निकालो, और उसमें आपको बता रखी है, एक बैलेंस शीट दे रखी है आपको। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स आपको गिवन है, कैपिटल दे रखी है XYZ की, कैश का बैलेंस दिया हुआ है, डेटर्स दे रखे हैं, लेस रिजर्व। रिजर्व कौन सा रिजर्व है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। स्टॉक दे रखा है 12,500 का, मशीन है 5,400 की, एंड बिल्डिंग है 10,000 रुपीज की। ठीक है, साथ में आपको बताया हुआ है कि XYZ आपके पार्टनर हैं, जिन्होंने क्या डिसाइड किया है कि फ्यूचर में Z को कितना शेयर मिलेगा, 1/5। अभी तो ये इक्वली प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर रहे हैं 1:1:1 में। तो अभी तो Z का शेयर है 1/3, बट फ्यूचर में कितना मिलेगा, 1/5। ठीक है, और उस डेट को जब इन्होंने ये चेंज करने की सोची, उस डेट को बिल्डिंग की वैल्यू थी 15,000 रुपीज। ठीक है, अब ध्यान देखो, यहाँ पे हम बनाएंगे सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी हमने सीखा ना रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो सबसे पहले ना अपने यहाँ से देखना होता है कि बिल्डिंग की वैल्यू चेंज हुई है, और किसी की तो अभी चेंज बताई नहीं इन्होंने। बिल्डिंग की वैल्यू स्टेट को थी 15,000 रुपीज। तो देखो बिल्डिंग क्या है हमारा, एसेट। तो एसेट की वैल्यू चेंज हुई है, कितनी होगी, 15,000। पहले कितनी थी, 10,000 बैलेंस शीट में, अब कितनी होगी, 15, यानी कि 5,000 से वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो इस साइड शो होती है बाय बिल्डिंग अकाउंट। और कितने रुपए आएंगे, 15,000 या 5,000, 5, जितने से वैल्यू चेंज होती है बस उसी को ही रिकॉर्ड करना है। उसके बाद देखो स्टॉक रिड्यूस बाय 1,500। जो आपका स्टॉक है ना उसकी वैल्यू कम होगी, कितने से, 1,500 से। यहाँ तो आपको एज इट इज बता दिया कि स्टॉक की वैल्यू 1,500 से कम हुई है, तो बस आपने यही लिख देना है। अब एसेट है स्टॉक हमारा, एसेट की वैल्यू कम हुई है तो डेबिट साइड पे आ जाएगा टू स्टॉक 1,500। ठीक है, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारे क्या होता है, एसेट या लाइबिलिटी, ये हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, याद रखना। ये यहाँ पे हम माइनस करते हैं तो बच्चे सोचते हैं ये एसेट है, बट ये लाइबिलिटी होती है हमारी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिड्यूस बाय 1,000। प्रोविजन जितनी भी होती है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी कम होगी। लाइबिलिटी कम होगी तो किस साइड शो करेंगे, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो लाइबिलिटी कम होगी तो यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, तो आपकी कितनी अमाउंट से कम हुई है, 1,000 से। अब आप टोटल कर दोगे तो इसी साइड का टोटल ज्यादा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6,000। ठीक है, यहाँ पे भी आ गया 6,000, तो यहाँ क्या आ गया, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन लिख सकते हो आप, प्रॉफिट ट्रांसफर टू भी लिख सकते हो। तो कितने रुपीज का प्रॉफिट आया, देखो 6,000 में से 1,500 माइनस करो तो कितना बनेगा, 4,500। ठीक है,
अब एक चीज और समझना, यहाँ पे ये जो प्रॉफिट होता है, जैसे हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, सेम यहाँ पे एक्स वाई जेड में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओल्ड रेशियो क्या थी? 1:1:1, तो 4500 को इक्वल डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 4500 डिवाइड बाय 3, तो हमारा कितना आ जाएगा? 1500 ईच। तो हर एक पार्टनर को 1500 का क्या हो गया? प्रॉफिट। ठीक है, अगर लॉस होता तो इस साइड लिखते, तो वो भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। तो देखो, रिवैल्यूएशन के बाद हम ना इसकी जर्नल एंट्रीज भी करनी होती है, बट जर्नल एंट्रीज हम अगली वीडियोस में सीखेंगे कि कैसे करते हैं। अभी के लिए हम इसमें कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे, साथ में हम बैलेंस शीट को बनाना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो करते हैं कैपिटल अकाउंट को स्टार्ट। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका जब फिनिश हो जाएगा उसके बाद आपने बनाना है कैपिटल अकाउंट। हमेशा कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपने फर्स्ट चैप्टर में भी सीखा था कि बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया जाता है। अब कैसे ब्रॉट डाउन करना है? देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड की आपको कैपिटल दे रखी है बैलेंस शीट में, उसी अमाउंट को हम ब्रॉट डाउन कर देंगे। 12,500, उसके बाद 9,000। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कैपिटल अकाउंट में आएगी सिवाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन के। जो भी प्रॉफिट होएगा वो इस साइड को आ जाता है, लॉस होता है तो वो डेबिट साइड में आ जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो अब ये प्रॉफिट हमारा 15,000 का था, 1500 का था सॉरी, तो 1500 से मैंने हर एक में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद देखो, और हमें कोई इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो मैं यहाँ टोटल कर दूंगा इन सबका। ठीक है, तो टोटल बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा 14,000, यहाँ पे भी y का भी 14,000 और z का आपका बन जाएगा 10,500। ठीक है, तो यही सेम अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे आ जाएगी 14,000 एंड 10,500। ठीक है, तो यहाँ टोटल में भी वही आ जाएगा 14,000, 10,500। ठीक है, उसके बाद लास्ट में देखो आपने बनानी होती है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बहुत ही इजीली बन जाती है, बस आपको पुरानी वाली बैलेंस शीट देखनी है और साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट देखना है और न्यू बैलेंस शीट बनानी है। तो सेम ऐसे ही आप बैलेंस शीट बनाओगे, ठीक है, न्यू वाली, और उसमें अमाउंट मत लिखना किसी भी चीज की। अमाउंट हम लिखेंगे खुद से जो भी चेंज हुआ है। ठीक है, जो भी चेंज हुआ है उसको आपने रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले देखो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो क्रेडिटर आपका 18,400 ही रहेगा। मैं इसी बैलेंस शीट में आपको चेंज करके दिखा देता हूँ नई बैलेंस शीट कैसे बनानी है आपने। सेम मतलब आपने क्वेश्चन में बैलेंस शीट को देखना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखना है, तो उसको देख के ही आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। तो देखो कैपिटल अकाउंट में चेंज आया है ना। अब हमारी नई कैपिटल अकाउंट बनाया था अभी हमने, कैपिटल अकाउंट में जो कैरिड डाउन में अमाउंट आई थी वो यहाँ पे लिख देनी है 14,000 एंड 10,500, है ना। तो ये आपने यहाँ लिखा और इसका यहाँ पे टोटल लिख दिया। तो टोटल देखो कितना बनेगा, 14,000 प्लस 14,000 और प्लस 10,500, तो ये हमारा बन जाएगा 38,500। तो मैंने यहाँ मेन कॉलम में लिख दिया 38,500। ठीक है, उसके बाद आपने लास्ट में जो करना है, फिर आपने ये देखना है कि और तो कुछ चेंज हुआ नहीं, फिर आप आ जाओ एसेट साइड पे। तो एसेट साइड पे देखो आपके कैश में कोई चेंज आया? नहीं आया। डेटर में कोई चेंज आया? नहीं आया। लेस रिजर्व, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने बना दी थी 1,000 रुपए से। क्या हो गई थी हमारी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? रिड्यूस, यानी पहले 4,000 था तो अब कितना रह गया यहाँ पे 3,000। तो 3,000 इसमें से माइनस करूंगा तो मेरा यहाँ पे आंसर बन जाएगा 19,500। ठीक है, उसके बाद स्टॉक में कोई चेंज आया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में। देखो हमारे स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई थी? रिड्यूस हुई थी 1,500 से। तो यहाँ पे आप लिखोगे पहले था 12,500, उसमें से 1,500 से और वैल्यू कम होगी, तो वैल्यू अब हमारी कितनी रहेगी? ये बन गई हमारी 11,000। ठीक है, उसके बाद देखो मशीनरी में कोई चेंज नहीं हुआ तो उसको एज इट इज रहने देंगे। बिल्डिंग की वैल्यू हमारी पहले थी 10,000 रुपीज और उसके बाद 5,000 से और क्या होगी? इंक्रीज, है ना। तो आप यहाँ 5,000 शो करके ऐसे लिख दोगे 15,000। यानी कि आपने क्या करना है, बैलेंस शीट में ही चेंज कर देना है कि जिसकी वैल्यू चेंज हुई है उसको प्लस कर देना है, जिसकी डिक्रीज हुई है उसे माइनस कर देना है, और आपकी बैलेंस शीट बन जाती है। विद द हेल्प ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट ये सारी चीजें देखनी है। और सिर्फ कैपिटल का जो बैलेंस है वो आप कहाँ से देखोगे? कैपिटल अकाउंट से। लास्ट में आप टोटल भी चेक कर सकते हो, आपको पता है ना एसेट्स का टोटल हमेशा लायबिलिटी के बराबर होता है। तो यहाँ टोटल चेक करो, बनेगा 56,900,
यहाँ पे भी आप टोटल करोगे तो यही बन रहा है 56,900। इट मीन्स जो भी आपने किया है वो सारा चेंज सही है। तो ऐसे आपने क्वेश्चन करना होता है, जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। साथ में आपको जर्नल एंट्रीज भी कई बार बोलते हैं करने को, तो आपने जर्नल एंट्रीज भी करनी है, वो हम बाद में सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आपने इस सारी चीज़ों को अच्छे से याद रख लेना है। उसके बाद लास्ट में आप अपनी बुक का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 निकालो, जिसमें आपको बैलेंस शीट दे रखी है, साथ ही में ही आपको बताया है कि जो BCD है वो पार्टनर है, जो प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया कि 4:1 की रेशियो में वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस क्वेश्चन में बोला है कि पार्टनर डू नॉट वांट टू शो द रिकॉर्डेड वैल्यू और ऑल्टर वैल्यू को वो शो नहीं करना चाहते, यानी कि ये सेकंड केस है, इसमें आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, सिंपल एक जर्नल एंट्री पास करके इस ट्रीटमेंट को शो करना है। साथ ही में ना तो वो गुडविल को शो करना चाहते अपनी बुक्स में, देखो क्वेश्चन में गुडविल कहीं गिवन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट में आपको दे रखी है, तो वो बुक्स में इसको नहीं शो करना चाहते, तो इसको भी आपने जर्नल एंट्री से ही ट्रीट करना है, यानी कि वही गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आपकी एंट्री होगी। तो सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, है ना। तो यहाँ पे देखो B, C एंड D का जो ओल्ड शेयर था वो था 3/6, 2/6, 1/6, और जो न्यू शेयर है वो है 4/9, 4/9, 1/9। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, या आप वही मेथड मल्टीप्लाई वाला यूज कर सकते हो। 9 3 जा 18, 6 4 जा 24, 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, 6 4 जा 24, यहाँ पे बन जाएगा 54, 9 1 जा 9, 6 1 जा 6। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आया -6/54, -6/54 एंड 3/54। ठीक है, तो यहाँ बनेगा 9 6 जा 54, 9 3 जा 27, -24, 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, 6 4 जा 24, और यहाँ पे बन जाएगा 54, 9 1 जा 9, 6 1 जा 6। ठीक है, तो ये आपका बना कि प्लस में 3/54, यहाँ बनेगा -6/54, और फिर बनेगा 3/54। ठीक है, तो माइनस वाले को क्या होता है, गेन, और इन्होंने क्या किया, सेक्रीफाइस, है ना। ये तो चीज आपको निकालनी ही पड़ेगी जब भी आपको ये बोला जाए कि पार्टनर उसको बुक्स में नहीं शो करना चाहते, नहीं रिकॉर्ड करना चाहते। तो आपने निकाल लिया, तो आप एक बार इसे नोट कर लो। तो अब इस केस में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि रिकॉर्ड को शो नहीं करना चाहते, तो इसलिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं इस केस में, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। ठीक है, नेट इफेक्ट या नेट चेंज जो आया है उसको कैलकुलेट करना है आपने। अब वो कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले देखो स्टॉक इज वैल्यूड एट 20% लेस। तो स्टॉक की वैल्यू देखो कितनी है, 1,80,000, तो ये 20% से कम हो गया, तो इसका पहले मैं 20% कैलकुलेट करता हूँ, तो वो आएगा 36,000, यानी कि हमारा जो स्टॉक है उसकी वैल्यू 36,000 से कम हो। अब नेट इफेक्ट निकालते हुए आपने एक चीज याद रखनी है कि अगर आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब आपको फायदा हो रहा है ना, तो उसे प्लस करना है, नुकसान हो रहा है तो माइनस। तो यहाँ पे देखो एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, एसेट की वैल्यू कम होना क्या होता है, लॉस। तो आप लिखोगे लॉस इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो लॉस हुआ है तो उसे क्या कर देंगे, माइनस करेंगे 36,000। सेकंड देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज बाय 1,500। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़ गई तो ये भी हमारा लॉस है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ प्रोविजन। ठीक है, या आप लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रोविजन। तो इससे हमारा क्या हुआ, नुकसान, तो माइनस कर देंगे 1,500 को भी। ठीक है, थर्ड देखो, फर्नीचर डेप्रिशिएट बाय 20%। जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू 20% से डेप्रिशिएट करी, और प्लांट की वैल्यू 15% से डेप्रिशिएट कर रही है। अब डेप्रिसिएशन से अगेन हमारे वैल्यू ऑफ एसेट्स कम हो रही है, तो लॉस इन वैल्यू ऑफ फर्नीचर वो भी क्या हो जाएगा, माइनस। फोर्थ आएगा लॉस इन वैल्यू ऑफ प्लांट, वो भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो फर्नीचर की वैल्यू पे देखो 20% कैलकुलेट करके, फर्नीचर था हमारा 30,000 रुपीज का, तो 30,000 का रफ में आप कैलकुलेट करोगे 20%, तो हमारा आंसर आएगा 6,000 रुपीज। ठीक है, तो वो माइनस हो जाएंगे। ऐसे ही आप इसका निकाल के देखो, प्लांट का 15%, प्लांट है हमारा 2 लाख रुपीज का,
2 लाख का 15%, तो हमारा ये कितना बनेगा, ये हमारा बन जाएगा 30,000 रुपीज, तो ये भी माइनस। ठीक है, उसके बाद देखो 3500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी बढ़ गई तो आउटस्टैंडिंग सैलरी में इंक्रीज आया, तो ये भी हमारे लिए क्या है, नुकसान, तो इसे भी क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, फिर है बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 3,50,000। यहाँ पे देखो बिल्डिंग थी 3 लाख की, अब हो गई 3,50,000, यानी इंक्रीज हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है ना, या फिर लिख सकते हो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। तो अब हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, तो उसको क्या करेंगे, प्लस, तो प्लस कर देंगे 50,000 रुपीज। ठीक है, लास्ट में आपको ना गुडविल दे रखी है, गुडविल को भी आप इसी में इंक्लूड कर दो, क्योंकि जर्नल एंट्री तो एक ही पास करनी है हमने, तो गुडविल को भी इसमें प्लस कर दो 45,000। अब आप इन सबको जो प्लस वाली वैल्यू है उन्हें टोटल कर लो, जो माइनस वाली है उन्हें माइनस करो, तो इन सबको माइनस वालों को प्लस करके आया 77,000 और इसका टोटल बना 95, तो प्लस माइनस माइनस, तो आपका फाइनल जो नेट इफेक्ट की वैल्यू आएगी वो आ गई 18,000 रुपीज। तो नेट इफेक्ट की हमारी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 18,000, है ना, नेट इफेक्ट। उसमें ना आप दो चीजें और प्लस करनी है, देखो बैलेंस शीट में एक तो आपको प्रॉफिट दे रखा है, एक रिजर्व दे रखा है, तो प्रॉफिट और रिजर्व भी हम इसमें प्लस करेंगे 42,000 के प्लस 21,000 के, तो टोटल हो गए 81,000 रुपीज। यानी कि अब 81,000 टोटल रुपीज आपने इनमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो मैंने यहाँ जर्नल एंट्री लिख दी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब 81,000 का हमारा आया था ना 3/52, वो करोगे तो आपका इसका निकल जाएगा बी का और डी का, जो कि आएगा 4,500 और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 6/52 से तो आपका सी का निकल जाएगा, जो बनेगा 9,000। तो ऐसे आपका पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट।